नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉजिटिव बातें लेकर। एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ गए हैं हम, क्योंकि हमने ये सेगमेंट की शुरुआत की है नेगेटिविटी के दौर में पॉजिटिव बातें करने के लिए। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं आरजे रविंद्र सिंह विशाल जी हैं, और इसी के साथ साथ वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति, जिससे आप सभी लोगों को बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हैं और बहुत सारी नई बातें भी आपको पता चलने वाली हैं। वेलकम सर, नमस्कार सर। नमस्कार अंशुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये मौका देने के लिए। कैसे हैं सर, और इस कोरोना के समय में कैसे आपने नेगेटिव दौर के अंदर पॉजिटिविटी बना रखी है सर? आप जैसे अपने साथ रहते हैं इसलिए पॉजिटिव हो जाते हैं हम। जी हाँ, चलिए। वैसे हमने सर अपने इस सेगमेंट का नाम भी यही रखा और उसके अंदर एक लाइन हमने रखी है कि अगर आप गलती से पॉजिटिव हो भी जाते हैं, हालांकि ऊपर वाला ना करे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो भी आपको पॉजिटिव ही रहना है, ताकि आप इस जंग को जल्दी से जीत सके। आपके पॉजिटिव होने का मतलब ही है कि भगवान चाहता है कि पॉजिटिव हो और पॉजिटिव होकर ही बाहर निकले। तो सर आपसे सवाल भी मेरा सबसे पहले यही है, क्योंकि हम पॉजिटिव बातें करने के लिए हमने आपको कनेक्ट किया है कि इस समय, जिस समय पर लोग घर से काम कर रहे हैं, परेशान हैं, कुछ लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, तो कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखा जाए और कैसे आपकी तरह चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जाए सर? बहुत मुश्किल सवाल है इस दौर में, लेकिन कहते हैं कि हालात जब मुश्किल होते हैं उसके बाद जब व्यक्ति उभर कर आता है तब वो असली इंसान कहलाता है। करेक्ट। पर मुस्कुरा कर देखना है तो देखिए अपनी माँ की तरफ कि जब आप कभी बीमार रहे होंगे तो उसने कैसे आपकी देखभाल की होगी। अपने पिता की तरफ देखिए कि कैसे उन्होंने देखभाल की होगी, फिर भी मुस्कुराते हैं। दरअसल क्या हुआ होता है कि हम जब टेंशन में आ जाते हैं कि अरे ये फला चीज हमको हो गई, इतनी बीमारी हो गई, बस वहीं से हमारा जो नेगेटिव चीज है वो शुरू हो जाती है। हमारी सोच, हमारी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। फीवर आएगा, हमेशा आएगा, हम कुछ भी कर लें वो आएगा। तो अगर हमें सामने वाले को भी खुश रखना है, आप सबसे बड़ा एग्जांपल लें एक सैनिक का, उसको भी फीवर आता होगा। डॉक्टर का, उसको भी फीवर आता होगा। जो सरकारी जॉब पे, जैसे रेलवे बहुत टफ जॉब है, पुलिस का बहुत टफ जॉब है, आर्मी का बहुत टफ जॉब है, और पत्रकारिता का जो आप कर रहे हैं वो भी एक टफ जॉब है जी। जब फील्ड पर निकलते हैं तो आपको क्या चाहिए होता? आप अपना बुखार है वो भी भूल जाते हैं, आप अपनी थकान है वो भी भूल जाते हैं। तो हम बेसिकली अपने लिए जीते ही नहीं है। बिल्कुल। और जब हम ये सोच लें कि नहीं, अगर हम मुस्कुराएंगे तो सामने वाले 10 मुस्कुराएंगे, बस यहीं से आप मुस्कुराना शुरू कर दें। समंदर जो है बहुत कम उछाल लेता हुआ आता है, जब लहरें उफनती हैं तो अलग बात है, लेकिन जब शांत होता है तो कितना खूबसूरत नजर आता है। और अगर उफान पे होता है तो हमें दहशत लगती है। तो इंसान भी तो एक समंदर की तरह है, उसके अंदर विचारों का समंदर चलता रहता है। लेकिन ऊपर से हम अगर शांत रहते हैं तो हमें देखकर लोग खुश होते हैं, अरे कितना शांत व्यक्ति है, देखो इसको तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा। अरे जीना चाहिए तो उसकी तरह चाहिए। आज भी अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देखें या मदर टेरेसा को का ध्यान करें, तो ऐसी हस्ती को ध्यान करके क्या उनकी सबसे पहली चीज हमारे जहन में आती है कि वो मुस्कुराते रहते। मुस्कुराते। तो ऐसी पर्सनालिटी को आप ध्यान करिए जो हमेशा आपके सामने मुस्कुराती रहती है। तो पत्थर की मूर्ति तब तक पत्थर है जब तक हम उसे भगवान नहीं मानते। अगर आपने सोच लिया कि ये हमें आशीर्वाद देंगे तो बस वो ताकत आपकी बन गई, क्योंकि आपके अंदर की पावर ने कहा कि ये चीज है जो आपको आगे ले जाएगी, आपको हिम्मत देगी, आपको जब बहुत परेशानी होगी उससे भी उबार पाएगी। जी हाँ, तो इस इससे समय बिल्कुल मुझे लगता है कि समझने की बहुत जरूरत है, और सर की बातों को हमें जरूर समझना चाहिए कि जैसे अभी बताया सर ने कि समुद्र अगर जब शांत रहता है तो बहुत अच्छा दिखता है। तो अगर आप अंदर से बेशक जो है कोतूहल चल रहा हो, लेकिन अगर बाहर से शांत दिखेंगे तो शायद बहुत लोगों को प्रेरणा दे जाएंगे और हंसने मुस्कुराने की। सर एक सवाल है कि इस समय को प्रोडक्टिव समय की तरह से कैसे यूज किया जाए, और कैसे जो है आप ऑनलाइन इस समय को बिता रहे हैं लोगों के साथ, कैसे प्रोडक्टिव बना रहे हैं लोगों के समय को, और कैसे आप ऑनलाइन ये रेडियो अड्डा और अपने जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी आप लोगों से जुड़ रहे हैं, तो कैसे वो पॉसिबल हो पा रहा है, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है? वर्तमान समय में रेडियो अड्डा के जो ओनर हैं, मतलब जिन्होंने इसको खड़ा किया है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो मुझे बड़े भाई की तरह मानते हो। रेडियो अड्डा की उन्होंने शुरुआत की। जी। उनके मैं दिलीप सिंह के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि एक एक्टर हैं, वो भी आकाशवाणी के आरजे रहे हैं हमारे साथ। जी। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बच्चों से पैसे तो लें, लेकिन इतने लें जितने दे सकें हम। बिल्कुल। तो अगर वो हमें थोड़ा सा
पैसा दे सकते हैं, हम उनसे कुछ ले सकते हैं जिससे हमारा भी सोर्स ऑफ इनकम चलता रहे, लेकिन हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलवा सकें, ज्यादा से ज्यादा उनके टैलेंट को हम उभार सकें। तो उन्होंने उसके लिए रेडियो अड्डा का को खड़ा करने की कोशिश की। और यकीन मानिए, वो व्यक्ति मुझे इतना पॉजिटिव लगता है कि वो टेंशन में मैंने उसे कभी नहीं देखा, उसके चेहरे पे कभी मैंने शिकन नहीं देखा। अच्छा। वो एक बेहतरीन एक्टर है, उनकी कई 4 मूवीज अभी पाइपलाइन में है, कई टीवी सीरियल में आ चुके हैं। और अब उन्होंने क्या सोचा कि बच्चों को हम तैयार करें। अगर घर पे आप बैठे मान लीजिए, और वो मुंबई में है, मुंबई में इसकी जो मेन ब्रांच है रेडियो अड्डा की वहां पर है जी। हम इसको अपने शहर में इसलिए लाना चाहते हैं कि दिलीप सिंह एक ऐसा नाम है जो वास्तव में भरोसेमंद नाम है। आप उनके पास आएंगे तो कुछ लेकर ही जाएंगे। तो रेडियो अड्डा मैंने कहा कि मेरे शहर के लोगों को भी कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल। घर बैठे ऑनलाइन, कहीं नहीं जाना आपको, आपकी वॉइस मंगा ली जाएगी। अगर आप बहुत अच्छा बेहतरीन वहां पर काम कर सकते हैं तो वहां कोई इवेंट हो रहा है, उसके लिए हम आपको प्रमोट कर सकते हैं, वो इवेंट आपको मिल सकता है, आपका सोर्स ऑफ इनकम भी खुल सकता है। अगर आपको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा तो रेडियो अड्डा के जरिए आप अपने प्रोग्राम्स खुद के दे सकते हैं। आप ऑल ओवर वर्ल्ड जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड की सेलिब्रिटीज, वर्ल्ड के आरजे, डीजे सब आपके साथ जुड़ते हैं। जी हाँ, और इसी के साथ एक न्यूज मंडी भी सर आपने एप्लीकेशन की शुरुआत की है। क्या है न्यूज मंडी, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। फिर हम आपसे ये भी पूछेंगे कि आखिर कैसे जो है बाकी जो खाली लोग बैठे हुए हैं वो कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं और क्या नई प्रोडक्टिविटी आप उन्हें सिखाने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज, अगर सबसे बड़ी पहचान किसी व्यक्ति की बनती है तो वो है उसके वर्ड्स। जो शब्द वो बोलता है उससे उसका चरित्र चित्रण हो जाता है। ऐसे ही किसी भी जो खबर, कोई भी खबर है, वो खबर तभी बनती जब शब्दों का सार आप सही रखोगे। एक एक शब्द आपका जो है वही चीज बयां कर रहा होगा जो एक्चुअल में है, तभी आपका न्यूज में या किसी भी चीज में ट्रस्ट बनता है। बिल्कुल। न्यूज मंडी के जरिए मेरी कोशिश है कि मैं कुछ ऐसे जर्नलिस्ट तैयार करूं जो वास्तव में ट्रस्टवर्दी हों, जिनका फेस देखकर ये पता लगता हो कि ये व्यक्ति जो है हमारी न्यूज निकाल देगा और सही न्यूज निकालेगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने इसकी गरिमा को जो है ठेस पहुंचाई है, क्योंकि ये चौथा स्तंभ ऐसा था जो देश की जनता की आवाज कहलाता था। बिल्कुल। और इसमें जान की परवाह भी नहीं करता रिपोर्टर, उसको लगता है कि मर गया तो शहीद हो गया। तो वो भी इसीलिए चौथा पिलर माना जाता है कि कम से कम जनता की आवाज को वो सही तरीके से उठा पाए और लोगों तक जो इंफॉर्मेशन जैसे पहुंचानी है वैसे ही पहुंचाए। आज की तारीख में भी अगर आपको ऑथेंटिक करनी है न्यूज, आपको पता करना है कि ये सही चाहिए, तो आप डीडी की तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल। आज के दौर में ही अगर आप किसी आरजे की बात या एक प्लेटफॉर्म की बात जहां सही आपको सारी चीजें मिल जाए 24/7, तो आप आकाशवाणी की तरफ ही रुख करेंगे। बिल्कुल। और हमें बहुत खुशी हुई कि आकाशवाणी यूएसए में 3रे नंबर पे है। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे भारत के लिए भी बहुत बड़ी बात है। ये हमारे आरजेएस के लिए नहीं, सिर्फ भारत के लिए भी पूरे बहुत बड़ी बात है। और हमें सौभाग्य है कि हमने डीडी के साथ भी काम किया और एएनआई के साथ काम कर रहा हूं और इसके साथ आकाशवाणी के साथ काम कर रहा हूं। और उससे भी ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात यह है कि आप जैसे लोग जब मिल जाते हैं तो हमारी ताकत और बढ़ जाती है, हमारे चेहरे पे ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आती है कि भाई एक मेरे जैसा और आ गया। नहीं, ये तो सर ये आपकी सोच है, तो इसी वजह से आप, मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि जब सोच अच्छी होती है तो फिर आदमी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता चला जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को हटाना चाहते हैं जो मेरी जगह पर खड़ा हो रहा है, उसे हटा दीजिए। लेकिन एक खास बात सर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि सर बहुत अच्छा गाते भी हैं और योगिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो बार बार पूछ रही है कि बोल रही है कि रविंद्र जी एक गाना सुना दीजिए। तो अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि एक छोटा सा अगर एक चंक भी अगर आप गा देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर होगा और मुझे लगता है सुनने वालों को बहुत पसंद आएगा सर। मैं कोशिश करता हूँ, मुझे पता है ऐसी डिमांड जरूर आएगी। और आवाज बता दीजिएगा कि वहां तक सही पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। जी। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, मुझे साथी मेरे साथी हमें भूल नहीं जाना, पल जो बिताए संग अपने लिए जाना, साथी मेरे साथी हमें भूल नहीं जाना, पल जो बिताए
संग अपने लिए जाना, साथी मेरे, साथी मेरे, साथी मेरे, साथी मेरे, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। कैसे हम इसके अंदर ये पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा वो टैलेंट है जिसे हमें निखारना है? देखिए, सबसे पहली चीज एक इंसान के अंदर, मुझे लग रहा है कि हर इंसान के अंदर 100% की बात कर रहा हूं, सबके अंदर कोई ना कोई शौक जरूर होता है। बिल्कुल। लेकिन वो शौक आप डिनाई करके आगे बढ़ जाते हैं और कोई दूसरा आप एम्प्लॉयमेंट उसमें शामिल हो जाते हैं, फिर आप बढ़ जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि आपदा में अवसर तलाशना चाहिए। कोरोना एक ऐसा वक्त है जब आप अपने टैलेंट को निखार सकते हैं, तराश सकते हैं। और आज इतनी सुविधाएं हो गई हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ये माइक जो मैंने इस्तेमाल किया है, बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पर साइट्स हैं जिसके जरिए आप अपने गीत को निखार सकते हैं। आप अगर अच्छा बना लेते हैं खाना, आपको पकवान अच्छे अच्छे शेफ कहला सकते हैं, तो घर में आप अपनों को बना बना कर खिलाइए। आप अपने बच्चों के साथ घुल मिल जाइए और उन बुक्स को पढ़िए जो आपने अपने बचपन में पढ़ी थी, वो कविताएं, तो आप उसी दौर में वापस चले जाएंगे, आप फिर से एनर्जेटिक हो जाएंगे। घर के कामों में हाथ बटाइए, चाहे झाड़ू हो, पोछा हो, बर्तन हो, खाना बनाना हो, सबके साथ मिक्सअप हो जाइए। आप देखिए आपका टाइम कहाँ निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। जी हाँ, आपको बिल्कुल। पास एक मौका मिला है, कुदरत ने आपको मौका दिया कि आप फैमिली के इस दौर में सबसे ज्यादा करीब हैं। और जब आप शांत होकर बैठ जाएंगे ना, तो कहते हैं कि रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो छट जाएगी। बिल्कुल। और जब नया सवेरा होगा तो आप कहेंगे अच्छा वो वक्त निकल गया। तो बीरबल ने भी कहा था ना कि ये वक्त गुजर जाएगा, अकबर और बीरबल की जब बात हुई थी जी हाँ, जी हाँ। कि ऐसा सेंटेंस बोलो जो बुरे वक्त में भी अच्छा लगे और अच्छे वक्त में भी अच्छा लगे। तो उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला था कि ये वक्त गुजर जाएगा। जिंदगी में जब हम सोचते हैं कि किसी चीज पे हमें कामयाब होना है, जब हम शुरुआत करते हैं, तो हमारे साथ हमेशा अक्सर ऐसा होता है, और मुझे लगता है कि 99% लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि वो उस चीज को पा नहीं पाते, या फिर शुरुआत में बहुत दिक्कतें उन्हें होती हैं। तो ऐसे लोगों को, यानी कि जिंदगी की शुरुआत में आपसे पूछ रहा हूं, जब अब हम 12वीं करके बाहर निकल गए, किसी कोर्स के बाद बाहर निकल गए, तो हमें जिंदगी की जब शुरुआत करनी होती है, तो क्या अंदर अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है जिसके थ्रू हम मतलब सिर्फ आगे बढ़ते जाएं और जितनी भी अटकलें हैं उन्हें ठोकरे मारते जाएं? ये जो कामयाब होना जो लोग सोचते हैं ना, बस वहीं से उनकी पराजय हो जाती है। आप मत सोचिए कामयाब होना है, आप ये सोचिए अगर मैं किसी से 10 मिनट के लिए मिल रहा हूं इंटरव्यू के दौरान भी, तो इनके चेहरे पर अपनी पहचान छोड़ा हूं, आप कभी असफल होंगे ही नहीं। बिल्कुल। ये मैंने अप्लाई किया और प्रैक्टिकली मैंने देखा कि जब भी मैं ये सोच के जाता हूं कि भाई ये इंटरव्यू में मुझे पास होना है, जी, वही इंटरव्यू मेरा सबसे ज्यादा खराब जाता है। करेक्ट। और जब मैं ये सोच के जाता हूं कि नहीं, मेरे पास जो है वो जो भी कहेंगे होगा होगा, ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन एक छाप छोड़कर आनी है, हम असफल होंगे ही नहीं। जैसे ही कामयाबी सोचते तो एक निगेटिविटी फोर्स ऑटोमेटिकली आपको अपनी तरफ धकेलने लगता है कि अगर नाकामयाब हो गए तो क्या होगा। तो क्या होगा? अरे हो गए तो हो गए, कोई आगे ऐसा तो नहीं कि हम हमेशा पॉजिटिव रहिए। मेन चीज है कि आपके पास जो नॉलेज है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, जहां भी जाए स्माइल रखिए, ताकि जो इंटरव्यूअर है, आपका इंटरव्यू है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो भी स्माइल है कि भाई क्या बंदे से मिले। और कई बार ऐसा हुआ, चाहे डीडी किसान की बात करूं, आकाशवाणी की बात करूं, कई ऐसे चैनल जहां मैं गया वो मेरा लास्ट में नंबर आया
और वो बिल्कुल थक चुके थे। मेरा इंटरव्यू भी बड़ी मुश्किल से वो लेने वाले थे। और जब मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे याद है डीडी किसान में 7 लोग बैठे हुए थे, अच्छा 2 आईएएस थे उसमें। और जब मेरा खत्म हुआ इंटरव्यू तो सब एनर्जेटिक हो गए, सबके अंदर ऐसा लग रहा था ये कि अभी 10 इंटरव्यू और ले सकते हैं। आप जिस दिन ये सोचते हो कि सिर्फ मैं हूं, उस दिन आप अकेले पड़ जाते हो। और आप जिस दिन ये सोचते नहीं मैं नहीं हूं, ये सब मैं ही हूं, तो आप बिल्कुल। स्माइल करने लगते हो, जी क्योंकि हाँ, वो आपको देखने था। गीता में जो कृष्ण ने कहा था कि मैं ही तुम हो, तुम ही मैं हूं। तुम ही मैं हूं। तो जब मैं खुद को देखता हूं तो मुझे खुद में भी अंशुल जी नजर आते हैं। सर ये तो आप बोल देते हैं तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात होती है सर, क्योंकि आखिरी हम लोग सेशन में जब हम क्लोज करते हैं तो एक ऐसा मैसेज चाहते हैं पॉजिटिविटी वाला, हर गेस्ट से हम लेते हैं, तो आपसे भी एक पॉजिटिविटी वाला मैसेज जो कि सभी दर्शक जो हैं हमारे सुनने के बाद में भरपूर हो जाए, अंदर से पॉजिटिविटी बढ़ जाए और कुछ ख्याल कैसे वो अपना रख सके उसके बारे में एक मैसेज दें सर। कवि गोपाल दास नीरज जी ने बहुत अच्छी बात कही और हमारे देश को अब इस पर चिंतन करना चाहिए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, जी अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। वाकई तो ये समझना होगा हमें कि अगर सामने वाला कष्ट में है और हमें दर्द होता है तो हमारी जीत हो गई। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए और बहुत सारी पॉजिटिव बातें बताने के लिए। न्यूज मंडी की एप्लीकेशन है, रेडियो अड्डा की एप्लीकेशन है, गूगल स्टोर पर आपको मिल जाएगी, आप सभी लोग डाउनलोड कर दीजिए ताकि सर की इस बेहतरीन आवाज को आप रोजाना सुनते रहें और सर के सामने जो है वो अपनी बातों को रख सके, अपनी फरमाइशों को रख सके, उसके बाद उनसे बहुत चीजें सीख सके। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा आपसे मुलाकात होगी और इसी बहुत बहुत पॉजिटिविटी के साथ मुलाकात करेंगे।